लास्ट टाइम हमने जिस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया था वो था आपका ज़हनी तौर पे रिलैक्स होना, कंफर्ट जोन में होना। रिलैक्स रहने के लिए हमने दो वर्जिशें की थी, एक थी प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन और एक थी मेडिटेशन। मेडिटेशन का हमने जस्ट बताया था। और मेडिटेशन में क्या करते हैं, हम अपने माइंड को एक ऐसे ट्रांस में लेके जाते हैं जहां हम बहुत अच्छा और रिलैक्स, कंफर्ट, कॉम फील करते हैं। उसके लिए अगर रिलीजियस पर्सपेक्टिव में जाते हैं तो तलावत सुने, अजान सुने तो हम रिलैक्स ट्रांस में चले जाते हैं, नात सुने रिलैक्स मूड ट्रांस में चले जाते हैं। म्यूज़िक की तरफ आए तो म्यूज़िक से भी आप अपना एक रिलैक्स ट्रांस में चले जाते हैं। म्यूज़िक भी आपको कंफर्ट जोन में लेके जाता है। इसकी कुछ हिप्नोटिक ट्यून्स होती हैं, क्या करती हैं कि आपके माइंड में इनकी फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिकली डिज़ाइन इस तरह की गई होती है कि ये डायरेक्ट जाके आपके माइंड को क्लिक करती है और आपके माइंड को रिलैक्स कर देती है। Whenever you feel anxious, stressed, depressed, तो आप हिप्नोटिक म्यूज़िक लगाएं, हेडफोन लगाएं, आराम से थोड़ी देर 2 मिनट 1 मिनट का वो सुने तो आप ऑटोमेटिकली आपकी फुल बॉडी एक रिलैक्स ट्रांस में चली जाएगी। अभी मैं प्ले करता हूँ, अभी सारे हम उसको एक्सरसाइज करेंगे ताकि जब आप अकेले करें तो आपको पता हो कि ये वाली एक्सरसाइज हमने इस तरह की थी। इसकी कुछ ज़रूरी लाज़िमात हैं, उनमें से है कि आप रिलैक्स पोस्चर में बैठे और अपने आप को पहले इंस्ट्रक्शन दें कि अब मैं एक रिलैक्स मूड में जाऊँगा, रिलैक्स ट्रांस में जाऊँगा, जिससे मेरे माइंड के सारी एनर्जी एक जगह इकट्ठी होगी और मैं अपनी बॉडी और अपने माइंड को रिलैक्स करूंगा। आप सीट पे बैठे हैं, आंखें बंद कर लेंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, आइज़ क्लोज कर लें और अपनी अपनी सीट पे बिल्कुल रिलैक्स पोस्चर में हो जाएं। आंखें बंद कर लें और सिर्फ अपने आप तक रहें। आइज़ क्लोज कर लें। कैसा लगा? ये इस ट्रांस में लेके आने के लिए अपने आप को सिर्फ एक बार इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, तो उसके बाद आपको ख़ारिश तक नहीं होती। आपको एक छोटा सा वाक़या याद कराता हूँ। जब मौला अली अलैहिस्सलाम को जब तीर लगा ना, तो उन्होंने कहा कि जब मैं नमाज में हूँगा ना, एट दैट टाइम आप निकाल लीजिएगा। अगर मुझे वाक़या मुझे पता नहीं सही याद है कि नहीं, जो हद तक मेरी याददाश्त में वो ऐसा था। जब वो नमाज में थे तो फिर वो एक हिप्नोटिक ट्यून में चले जाते हैं। उनका कनेक्शन, उनका फोकस अल्लाह ताला के साथ कनेक्टिविटी हो जाती है। ये जिस बंदे में फ़न आ जाए ना, वो जिस मर्ज़ी फील्ड में जाएगा ना, उसकी कनेक्टिविटी बड़ी स्ट्रांग होती है। वो बिज़नेस में है तो उसकी कनेक्टिविटी बिज़नेस में है। डिस्कनेक्ट जो होता है ना, बार बार डिस्कनेक्ट होता है। आप अभी यहाँ पे आप कौमी तराना लगाएं इस पर, या फिर आप तलावत लगाएं इस पर, तो जब वो टिक टिक होता है दरमियान में, इंटरनेट की डिस्कनेक्टिविटी होती है, तो माइंड को कितना ख़तरनाक और कितना बुरा लगता है वो। तो ये माइंड बहुत ही ना एक अल्लाह ताला की बनाई हुई ऐसी डिवाइस है कि ये बड़ा साइंटिफिक चलता है। ये कहता है मेरे साथ सीधे रहो, मैं तुम्हारे साथ सीधा रहूँगा। अदरवाइज़ फिर वो जब डिस्टर्ब होता है तो फिर पूरा का पूरा ख़ानदान डिस्टर्ब कर देता है। खुदा न खास्ता किसी के घर में मेंटली इल लोग होंगे, परेशान होंगे, तो फिर उनका दर्द सिर्फ वो ही जान सकते हैं। क्लियर हो गया जी? ये जो छोटी सी एक्सरसाइज थी, ये थी बुनियादी तौर पे आपको मेंटली तौर पे रिलैक्स करने के लिए और आपको यहाँ वापस लाने के लिए। आपके ऑफिस के, घर के मल्टीपल स्ट्रेसेस होते हैं, मगर जब हम यहाँ बैठते हैं तो फिर उन सारे स्ट्रेसेस को कोप करने के लिए हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिज़नेस की ग्रोथ और बिज़नेस की स्टेबिलिटी। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और सारा टॉपिक एग्जीक्यूटिव लेवल के मैनेजर लोग और एग्जीक्यूटिव लेवल के माइंडसेट के लोगों के लिए है। अगर कोई अपने आप को एग्जीक्यूटिव लेवल का माइंडसेट का बंदा नहीं समझता तो उसके लिए शायद ये इतना ख़ास मौजू ना हो। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप अभी या फ्यूचर में आप एग्जीक्यूटिव लेवल के माइंडसेट पे जाना चाहते हैं तो फिर आपके लिए ये सारा बहुत ज़रूरी है। ओके, वर्कशॉप ऑब्जेक्टिव। आज के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इस वर्कशॉप में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, पहले आप वो नोट डाउन कर लें अपनी डायरी पे, ताकि आपको पता हो जब कभी आप कहीं बैठे और आपको ये डायरी आपके सामने हो, पेपर आपके सामने हो और आप उसको देख के कहें कि अच्छा ये चीज़ें मैंने सीखी हुई हैं। अदरवाइज़ अगर लिखते नहीं हैं तो माइंड में नहीं रहता। आज आपका फर्स्ट टाइम है, आप ऐसे ही बैठे, नेक्स्ट टाइम आप पेपर वगैरह लेके आइएगा, आपको फ़ायदा होगा। इसलिए हम सबसे पहले नंबर पे सीखेंगे कि अंडरस्टैंडिंग बिजनेस ग्रोथ स्ट्रेटजीज़। जो बिज़नेस को ग्रोथ करने की कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, उसके मुतालिक हम यहाँ पे सीखेंगे।
पॉइंट नंबर 2 पे हम बिजनेस की स्टेबिलिटी का फ्रेमवर्क होता है कि बिजनेस की स्टेबिलिटी कैसे की जा सकती है, कि बिजनेस ग्रो तो कर लिया, बढ़ा तो लिया, मगर उसको स्टेबल भी करना होता है, उसकी भी उसका एक फ्रेमवर्क है, उसको भी हम समझेंगे आज। फिर हम एक्सप्लोर करेंगे जो सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल्स हैं ना, हम उनको डिस्कस करेंगे कि यार वो सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल कैसे बने, हमारे अंदर वो चीज़ कौन सी है जो ऐड ऑन करने की ज़रूरत है और कौन सी है माइनस करने की ज़रूरत है कि हम भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा रिव्यू करेंगे, जो रिसर्चेस को देखेंगे कि रिसर्चेस क्या कहती हैं। ऐसे ही फजूल की बातें नहीं है, प्रॉपर एक रिसर्च जिन जिन चीज़ों पे हुई है हम उसको ऑथेंटिक मान लेते हैं। मेरी, आपकी या किसी और की राय को हम शायद इतनी तरजीह ना दें। बिजनेस ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीजिंग रेवेन्यू। नंबर 1 पे सबसे पहला जो बिजनेस ग्रोथ में ज़रूरी जो एलिमेंट है वो है कि वो रेवेन्यू इंक्रीज हो। ये नोट कर लें अपने पास, बिजनेस ग्रोथ का जो सबसे पहला एलिमेंट है वो क्या है कि हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो, यानी हमारी जो इनकम है वो बढ़े। नंबर 2 पे है जो मार्केट में हमारे शेयर्स होते हैं वो शेयर्स भी ग्रो कर रहे हो। नंबर 3 पे है प्रॉफिटेबिलिटी, जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट की जो शरह है वो भी बेहतर से बेहतर की तरफ जाए। इसके बाद आ जाते हैं कस्टमर की एंगेजमेंट, कि कस्टमर हमारी ना सिर्फ प्रोडक्ट के साथ इंगेज हो, उसको हमारी ब्रांडिंग का भी पता हो। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं नेस्ले पानी किसकी प्रोडक्ट है, कौन बता सकता है? कोक की। ये है, अब आपको आइडिया समझ आया। अगर मैं कहूं कि सेफगार्ड साबुन किसकी प्रोडक्ट है? यूनिलीवर की। ये है, अब आपको आइडिया हो रहा है। जो कस्टमर है उसको उस खानदान की चेन का भी पता हो। जो कस्टमर की एंगेजमेंट है आपके साथ, उसका जो जुड़ना है आपके साथ, उस पे भी फोकस करता है कंपनी का, बिजनेस का ग्रो करने का माइंडसेट। जब एंगेजमेंट करनी है तो उसमें क्या कौन सी 2 चीज़ें चाहिए होती हैं? एक प्लानिंग, बिजनेस की स्ट्रेटजी में प्लानिंग, और इनोवेशन। इनोवेशन क्या होती है? जिद्दत लेके आना उसमें। अभी हम ना ऐसा करेंगे, जब मैं पूछूं तो आप सारे ही एक बार रिकॉल करें, एक एक बार सारे पूछिएगा, बताइएगा जरा सबसे पहले कौन सी चीज़ थी। अपनी डायरी पे देखिएगा। रेवेन्यू पूरा लिखे, जुमला पूरा बोलेंगे। रेवेन्यू ग्रोथ, ठीक है, ओके। नंबर 2 पे मार्केट शेयर की ग्रोथ। नंबर 3 पे प्रॉफिटेबिलिटी, फोकस्ड होना। और कस्टमर एंगेजमेंट में कौन सी चीज़ें थी फोकस्ड जरूरी? प्लानिंग एंड इनोवेशन, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और इनोवेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं बिजनेस स्टेबिलिटी। बिजनेस की स्टेबिलिटी में कौन कौन सी चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट है। बिजनेस स्टेबिलिटी मींस मेंटेनिंग सस्टेनेबल ऑपरेशन, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, एम्प्लॉय रिटेंशन एंड कस्टमर ट्रस्ट ओवर टाइम। सबसे पहले कौन सी चीज़ आ जाती है जी? फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, एम्प्लॉय रिटेंशन। समझाता मैं बाद में, इनका मतलब क्या है, पहले आप लिख लें। एम्प्लॉय रिटेंशन, थर्डली कस्टमर ट्रस्ट। अब बिजनेस की ग्रोथ और स्टेबिलिटी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको जो लिखा है इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाए। बिजनेस ग्रोथ में सबसे पहली चीज़ हमने जो लिखी थी वो क्या थी? पीछे आ जाए, बिजनेस ग्रोथ वाली स्लाइड पे आ जाए। बिजनेस ग्रोथ में सबसे पहले क्या था? रेवेन्यू की ग्रोथ। रेवेन्यू क्या होता है मैंने आपको बताया। रेवेन्यू है जो हम ओवरऑल सेल करते हैं, ये हमारा रेवेन्यू है। उसके बाद फिर उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सेल के अंदर, जो हमारी प्रॉफिट है, ठीक है। जो ओवरऑल सेल है उसको हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू। अभी हमने ये नहीं देखा कि इसमें सेल कितनी है, इन्वेस्टमेंट कितनी है, ये सारी चीज़ें अभी नहीं देख रहे। अभी हम ओवरऑल देख रहे हैं कि यार हमारा बिजनेस पिछले साल इस तारीख को 1 करोड़ का बिजनेस था और आज हम 5 करोड़ पे गए हैं। अभी प्रॉफिट के ऊपर नहीं जा रहे हम। नेक्स्ट आ जाते हैं मार्केट के अंदर शेयर्स। ये मेरी ग्लास की कंपनी है, मैं ग्लास बनाता हूँ
और मैं एक साल में 1 करोड़ ग्लास बना के बेचता हूँ। मेरी कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, 1 करोड़ ग्लास बना रहा हूँ। मेरी मार्केट की शेयर वैल्यू जो लगी है वो लगी है 100 रुपया शेयर वैल्यू है मेरी। 10 करोड़ का मेरा रेवेन्यू है और मेरी जो शेयर्स की वैल्यू बनी है वो एक शेयर 100 रुपये का बना है। तो फिर शेयर मार्केट में मेरी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो गई। जैसे पाकिस्तान में कराची में है ना शेयर्स का वो खबरों में आता है ना कि शेयर इतने बढ़ गया, उसका शेयर इतना, एंग्रो का शेयर का रेट ये है, फलाने का शेयर्स का रेट ये है, फलाने का शेयर्स का रेट ये है। 100 रुपीज़ का मेरा शेयर है। तो क्या होगा कि एक बंदा है जिसके पास पैसा है और वो कहता है कि मुझे लग रहा है कि यार ये ग्लास बनाने वाली कंपनी की मार्केट शेयर वैल्यू अच्छी है, ये बिजनेस ग्रो कर रहा है, क्योंकि ये 1 करोड़ का बिजनेस कर रहा था, अगले ही साल इसने 10 करोड़ पे चला गया, पॉसिबल अगले साल ये 100 करोड़ पे चला जाए। तो इसकी वजह से वो मैं सोचता हूँ कि मैं इसके शेयर खरीद लेता हूँ। तो मैंने शेयर्स लेके खरीद के रख लिए। 100 रुपये का शेयर खरीदा। जब 1 साल के बाद या कुछ महीने के बाद मैंने शेयर्स चेक किए तो मेरा जो 100 रुपये वाला शेयर था, मार्केट वैल्यू की वजह से वो 130 रुपये का हो गया और मैंने खरीदे थे 1000 शेयर। तो मुझे वो प्रॉफिट कितनी आई? इस हिसाब से जो लोग मार्केट में बैठ के शेयर्स का काम करते हैं वो इस तरह डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स खरीद के हैं, इसको स्टॉक मार्केट कहते हैं। वो जितना स्टॉक उनके पास होता है उस स्टॉक के हिसाब से शेयर की वैल्यू निकलती है। ये एक अलग अलग साइंस है। आज का हमारा जो मेन मुद्दा है वो है बिजनेस की ग्रोथ और उसकी स्टेबिलिटी का। बिजनेस ग्रोथ क्या है कि हम जब पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाएंगे, पॉइंट ए हमारा ये है कि हमारी अभी की इनकम 1 करोड़ है और हमने 10 करोड़ पे जाना है, ये हमारी बिजनेस ग्रोथ है। अब बिजनेस ग्रो हो गया क्योंकि बिजनेस ग्रोथ के ऊपर आप सारे काम कर रहे हैं, मगर जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो क्या है जिसपे आज ज्यादा फोकस करने की जरूरत पड़ी, वो है स्टेबिलिटी। मिसाल के तौर पे आपको इस शहर में ही कितने कारोबार देख लोगे जो कारोबार शुरू तो बहुत अच्छे से हुए, इन्वेस्टमेंट भरमार हुई, उन्होंने शुरू में पब्लिसिटी ऐसे की कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट थी इसी शहर में। दूर ना जाएं आप, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज को छोड़ दें, इसी शहर की बात आप देखोगे तो, लेकिन वो नहीं चल सके। ना चल सकने का जो जुमला है, इस जुमले में पैसे का मसला था या मैनेजमेंट का मसला था? तो अंदाजा करें कि फिर मैनेजमेंट कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो बिजनेस ग्रोथ में या बिजनेस को ग्रो करने बढ़ाने में मैनेजमेंट का इतना बड़ा रोल है, तो वो सारी आप सबके यहां से होती है। जो जितना मेंटली तौर पे स्ट्रांग होगा, आईक्यू जिसका बहुत अच्छा होगा, इमोशनली इंटेलिजेंस होगा, वो डिसीजन मेकिंग अच्छी करेगा, फोकस अच्छा होगा, उसके जो फैसले हैं वो बहुत अच्छे होंगे और उसके रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई करना और उसकी तरफ आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना, वो स्टेप लेना है नहीं लेना, ये जितनी डिसीजंस हैं ये सारी उसका माइंड करता है। इस वजह से हम माइंड के ऊपर ज़्यादा काम कर रहे हैं कि इसकी ट्रेनिंग हो। अब स्टेबिलिटी के अंदर आपको जो चीज़ें देखने वाली थी उनके अंदर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, कि जो आपके पास फाइनेंसेस हैं ये मजबूत हों, ये आपके जो साथ जुड़े हुए बिजनेसमैन हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट्स आपके साथ हैं, ये उनके साथ एक रिलेशनशिप की बात हो रही है। आप अपने साथ बिजनेसमैन को वो ऑनर, वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत ना दें, या आप प्रॉफिट इतना कमा रहे हों मगर उसको उसके मुतालिक पता ही ना हो और उसे बस यही एक राज में रखा जाए कि बस आपको ये मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, खुश हैं। लेकिन वहां पे आप उसके माइंड को, दिल को जीत कैसे सकते हैं कि जब वो अगली दफा आए और उसे कहा जाए कि जो पिछली दफा आपको 1000 रुपये की प्रॉफिट मिली थी, आज आपको 1200 की प्रॉफिट मिली है। ऐसे हैरान हो जाएगा, यार ये बंदा कमाल है, घर बैठे बैठे प्रॉफिट हो रही है, नाम भी देता तो मुझे तो कोई मसला नहीं था। लेकिन ये वो चीज है, यहां से वो स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, ये उस वक्त आती है जब बंदा खुद बिजनेसमैन हो। बिजनेसमैन की भी टाइप्स है, पता है आपको। एक बिजनेसमैन वो होता है जो कि प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, उसको सिर्फ प्रॉफिट से गरज होती है, कितना पैसा आ रहा है। और ये वो बिजनेसमैन होता है जो कभी भी जितना मर्जी वो मेहनत कर ले लेकिन वो पीक तक नहीं पहुंच सकता। क्यों? क्योंकि वो मेंटली तौर पे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड पर्सन है।
हमेशा सक्सेसफुल या बहुत बड़े मैक्रो लेवल पे बिजनेसमैन वो बनते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड होते हैं। मिसाल बताता हूं आपको, आप बड़ी बड़ी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको जाके देखेंगे ना तो वो प्रॉफिट की सोचते नहीं है। वो कहते हैं हाँ जी कितने कंटेनर हैं, वो कहते हैं जी 10 कंटेनर हैं। ठीक है, क्या रेट है प्रोडक्ट का? जी ये रेट है 10 रुपये। ठीक है, तो ये कितने में बिकेगा? 10 रुपये और 2 पैसे में बिकेगा। 2 पैसे में, ठीक है। अब हम कहें 2 पैसे, लेकिन जो ग्रॉस वैल्यू बढ़ाना चाहता है, बिजनेस बहुत बड़ा करता है, वो प्रॉफिट इस हिसाब से, आप जितने बड़े बिजनेसमैन हैं उनको देखेंगे ना जो कंटेनर्स के हिसाब से कम, वो पैसों पे काम करते हैं। और छोटा सा दुकानदार देखो वो कितने पे काम करता है, वो रुपयों और हिस्सों के ऊपर जाता है। दुकानदार कभी बड़ा बिजनेसमैन बन सका है? वो जो पैसों पे काम करता है वो कैसे बड़ा बिजनेसमैन? ये है हमारी अपनी सोच की कहानी है। जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम तंग दस्त हो तो तुम खर्च करो। ये साइंस समझ में आती है कोई? अगर बंदे के पास पैसे नहीं, भूखा मर रहा है, तंग दस्त है, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम खर्च करो, अपनी इस्तात के मुताबिक खर्च करो, तुम्हारी तंगदस्ती दूर हो जाएगी। सेम साइंस यहाँ बिजनेसमैन के माइंडसेट की है। जो बिजनेसमैन सिर्फ इसी चक्कर में होता है ना, मैं यहाँ से भी पैसे बचा लूँ, मैं यहाँ से भी पैसे बचा लूँ, मैं यहाँ, उसका माइंड ना चाहते हुए सबकॉन्शियसली उसका माइंड उसी पे लगा रहता है, मैं बचाऊं कहाँ से। इन्वेस्टर नहीं बन सकता, फिर वो सारी उम्र इसी चक्कर में रहता है, तो वो बिजनेस वो हट्टी की तरह बनता है उसका। बाकी कोई कहीं से पुश आ जाए, कहीं से पुश आ जाए, तो वो हट्टी वाले भी आपने देखे होंगे कि हट्टी थोड़ी बड़ी हट्टी हो जाती है, सुपर मॉल हो जाता है, मगर वो चेन कभी नहीं बना सकेगा। वो चेन हमेशा वो बनाता है जो सेल ओरिएंटेड होता है। मैं छोटी सी मिसाल बताता हूं, ये कोक है, कोक की बोतल मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो अपने मैन्युफैक्चरर जो उसके मेन डीलर्स हैं उनका शेयर्स रखते हैं, अच्छा खासा दुकानदार का शेयर्स रखते हैं। इतना सारा करने के बाद जो उनके पास प्रॉफिट जाता है वो हो सकता है एक बोतल पे कुछ पैसे या कुछ सेंट जाता हो, मगर अगर वो सोचना शुरू कर दे कि हमारी नाम है, हमारा सब कुछ है, हमारा ये है, हमारा वो है, मगर ऐसे बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। ऐसे बंदे, इसको हम अपनी नफ्सियात की जुबान में कहते हैं रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट वो रीइंफोर्समेंट ताकत है, रीइंफोर्समेंट एक वो ताकत है जो रीइंफोर्स करती है अपने साथ जुड़े हुए लोगों को, जिसकी हम बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ तब बढ़ती है जब हम अपने साथ जुड़े हुए लोगों की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को भी फोकस करते हैं और उनको बढ़ाने के ऊपर चलते हैं। एम्प्लॉय रिटेंशन, एम्प्लॉय मुलाजिम, रिटेंशन जैसे इंटेंशन होती है ना। इंटेंशन क्या होती है कि कहते हैं ना यार इसकी इंटेंशन ये थी कि ये ना मुझे लूटना चाहता है, जुमला सुना है, इसकी इंटेंशन बहुत अच्छी थी यार, ये बहुत नीयत का अच्छा आदमी है, उसको कहते हैं इंटेंशन। रिटेंशन क्या है एम्प्लॉय की, कि एम्प्लॉय बार बार अच्छा महसूस करे, लॉयल रहे, यानी कॉन्टिन्यूस का जुमला है कि वो लॉयल रहे, जुड़ा रहे, ऑनेस्ट रहे, ईमानदार रहे और मेहनती रहे। एक दिन वो बहुत मेहनत से काम कर रहा है और दूसरे दिन आया और काम चुरा रहा है, फिर भी बिजनेस ग्रो नहीं हो पाएगा। बिजनेस की ग्रो के लिए एम्प्लॉय का रिटेंशन माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। रिटेंशन माइंडसेट समझ आए? लॉयल होगा, मेहनती होगा, फोकस्ड होगा और उसकी ग्रोथ के लिए कंपनी ट्रेनिंग सेशंस या ट्रेनिंग्स और उनकी तरबियत तालीम इसके ऊपर काम करती रहेगी। आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को देखें, वो अपने पास जो उनके पास जो पढ़ाने वाले डॉक्टर्स होते हैं उनको पोस्ट डॉक्टरेट के लिए दूसरी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में भेजते हैं अपने पास से। उसके पीछे सिर्फ ये वजह है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को मज़ीद एम्पावर करना चाहते हैं मेंटली तौर पे भी। उसके बाद आ जाता है जी कस्टमर ट्रस्ट ओवर टाइम। वक्त गुजरता जाए और कस्टमर का जो ट्रस्ट है आपके साथ डेवलप होता जाए। जैसे लास्ट टाइम आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छी अप्रिसिएशन मिली थी एक सेल्स पर्सन को, कस्टमर से मिली ना, ठीक है।
तो कस्टमर का जो ट्रस्ट इसी तरह बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कैसे? जब जब आप उनके साथ अच्छा ट्रीट करेंगे, अच्छा बिहेव करेंगे। आपके पास यहाँ पे वो लोग आते हैं, वो सारा दिन गाली गलौज करते सुनते रहते हैं। जब यहाँ पे आए तो उनको यहाँ के माहौल में आके डल जाएं। मैं छोटी सी मिसाल से एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ। मैं ना कल की बात है या शायद परसों की, तो मेरा जेल विज़िट, मैं जेल गया हूँ, तो जाके मैं बैठा हूँ, दूसरा डॉक्टर बैठा है। दूसरा डॉक्टर कहता है, डॉक्टर साहब मैं तो कहता हूँ यार ये ना नफ्सियात वाला कोई फ़ायदा होता नहीं है। इनको साथ साथ गाली गलोच इतनी बड़ी बड़ी निकाल रहा है, वो मैं निकाल नहीं सकता। साथ गाली दे रहा, कह रहा है ये सारे वो हैं ऐसे करता ऐसी, इनकी ये देखो ना, ये तो फिर ऐसे करते हैं। अब आप देखो कि एक बंदा है, मैंने उसके लिए सुबह शाम दिन रात एक कर दिया, उसकी टांग कट जाती, लेकिन हाफ फ्राई कहते हैं पुलिस वाले जिसको टांग पे गोली मारते हैं, उसको हाफ फ्राई कहते हैं। कहते हैं हाफ फ्राई होके आया तो इसकी टांग जो है ना फ्रैक्चर हो गई, उसकी टांग कट जानी थी, लेकिन मैंने पता नहीं कहाँ से मैंने दौड़ लगाई और मैंने उसके लिए ब्लड का अरेंज करवा के तो उसका ऑपरेट करवाया। जब ऑपरेट हो गया तो सब सही हो गया, मैंने भी शुक्र किया। वो देखते क्या है कि दूसरे दिन मुझे कहता है ये कैसे ऑपरेशन किया है, देखो टांग मेरी सूजी हुई है, तुम लोगों से सही काम हुआ नहीं है, तो देखो ऐसे ऐसे। मैंने अगर चाहता तो मैं अपने उसी जोन में रहता ना, तो मेरे पास मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है उसके लिए ब्लड अरेंज करूं, तो मैं कुछ ना करता तो फिर सही था। तो आप लोग जो है ना, इनकी कोई काउंसलिंग का फ़ायदा नहीं है। देखो किसी के साथ इतना करे, वो ऐसा करता है। ये सारी स्टोरी उन्होंने मुझे बताई। पहले मैंने सोचा कि इनको यस कर देते हैं, बस बात जाने देते हैं, इतना मेरे पास भी टाइम नहीं है मैं इनको अब फिर मज़ीद एक्सप्लेन करूँ। फिर मुझे लगा यार ये बंदा अभी भी स्ट्रेस में बैठा है, तो इसने फिर सारा दिन स्ट्रेस में रहना है, तो यही जो आग इसके पास है सारा दिन सबको देता रहेगा, जो भी पेशेंट आएगा उसका भी, तो ये भी। मैंने कहा चल कोई नहीं, ये भी वेलफेयर है, कर दो, खैर है। मैंने उसे कहा देखिए मेरी बात सुने, लास्ट टाइम हमने बात की थी 100 सुनार की और 1 लोहार की बात की थी ना। जुमला सुनते ही हमारे जहन में आता है क्या बात है, लोहार वाली चोट एक ही काम कर देती है, सुनार सो वाली टिक 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 करता रहता है। लोग सारे इस पे जाते हैं, मगर मैंने लास्ट टाइम फिलॉसफी दी थोड़ी डिफरेंट। मैंने कहा जो लोहार एक मारता है तो वो बनता भी लोहा ही है, उसकी कोई कीमत भी उस तरह नहीं होती। जो सुनार अगर 100 चोटें मारता है तो उसके बाद जो चीज़ बनती है उसको लोग तिजोरियों में संभाल के रखते हैं, और फिर जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करता है, वो भले उसकी बेटी हो, भले उसकी बीवी हो या माँ हो, फिर उसको देता है। और लोहे को क्या करते हैं, कुत्ते से बांधते हैं या जानवर से बांधते हैं। फर्क आया? तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि हम समझते हैं कि हम चित्तर और डंडे वाली कहानी है ना, ये उससे हमको सुनार वाली वो जेवर नहीं बनाएंगे, हम जंजीरें ज़रूर बना सकेंगे। तो फिर मैंने उनको ये बात कुछ मैंने कहा कि देखें 2 तरह के लोग आपके पास आते हैं। एक वो जो कि आपको अपनी उंगलियों पे नचा सकते हैं, इसको हम कहते हैं मैनिपुलेटर। वो आएगा आपको ऐसे बातों में करेगा कि वो जाएगा तो आप भी आपका भी मूड यहाँ पहुंचा होगा, गुस्से वाला मैनिपुलेटर। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कोई आता है आग लेके, गुस्सा लेके, चिड़चिड़ापन, अग्रेशन, जब आपके साथ बैठता है तो आपसे गुफ्तगू करता है तो उसका आप गुस्सा ठंडा कर देते हो, रिलैक्स कर देते हो। वो जाता है तो फूलों जैसी खुशबू लेके जाता है। मैंने उन डॉक्टर साहब को कहा कि आप उनसे मैनिपुलेट हो रहे हैं। वो बंदा प्रॉपर सर्टिफाइड मुजरिम, आप उससे मैनिपुलेट होके आपके अंदर वो जो अच्छे इंसान वाली जितनी हसलतें थी वो निकल जाएंगी। तो फिर आपको उससे मैनिपुलेट हो रहे हैं या नहीं। खैर मैंने तो बड़ी लंबी उनसे बात की, आपको मैंने शॉर्टकट करके बताई। तो एंड ये हुआ कि वो समझे कि हाँ डॉक्टर साहब चलो ठीक है, हूँ मैं देखना माई ना करो, मैं मैनिपुलेट ना हुआ, कोशिश करना मैं। तो ये है कि ये है माइंड चेंज करने की बात है। जो बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, जो कस्टमर का ट्रस्ट गेन करना होता है ना, कस्टमर का ट्रस्ट वो ऐसे ही गेन होता है, उसका माइंड चेंज करना होता है। जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं वो तो ऐसी दुनिया, ऐसे जहान में बैठे हैं जहां पे हर बंदा ही चोर है, डकैत है उनकी नज़र में। तो जब आप जाते हैं तो आपको भी पहली नज़र में चोर डकैती समझ रहा होता है, मगर आपने अपने ज़र्फ से उसका दिल जीतना है और उसको ये एक्नॉलेज कराना है कि दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी बैठे हैं।
उसके जहन में ये डालेंगे तो फिर वो दुनिया में जो अच्छे अच्छे लोग हैं उनमें एक आपको भी कंसिडर करेगा। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट आ जाते हैं जी रिसर्च इनसाइट। रिसर्च इनसाइट में इनोवेशन ड्राइव सस्टेनेबल ग्रोथ। रिसर्च क्या चीज होती है इसको आप लिख लें, पहले लिख लें फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। रिसर्च ड्राइव्स सस्टेनेबल ग्रोथ। आसान अल्फाज में बोलें तो जो रिसर्च है वो एक ऐसी ग्रोथ को बनाती है जो कि मुस्तकिल रहने वाली होती है। जब हम रिसर्च बेस कोई भी स्टेप लेते हैं तो उससे जो ग्रोथ आती है वो सस्टेनेबल होती है, यानी मुस्तकिल होती है, लॉन्ग टर्म चलती है। उसके बाद आ जाता है कस्टमर रिटेंशन, इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटी। जो कस्टमर की रिटेंशन है या कस्टमर की जो अंदर की हालत है, उसकी जो लॉयलिटी है, वो आपके प्रॉफिट को ग्रो करती है, बढ़ाती है। नेक्स्ट है जो एम्प्लॉय है उसकी जो डेवलपमेंट होती है, जैसे आप ट्रेनिंग करते हैं, उसको सिखाते हैं, उसको पढ़ाते हैं, ये प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है। एम्प्लॉय की जो ट्रेनिंग है, उसकी जो पढ़ाना सिखाना, उसकी जो डेवलपमेंट है एम्प्लॉय की, वो प्रोडक्टिविटी को मज़ीद बढ़ाती है। इनोवेशन क्या है? जब कभी भी आप कोई जिद्दत लेके आते हैं, जब कभी भी किसी भी बिजनेस में आप जिद्दत नहीं लाते तो आप पीछे से पीछे चले जाते हैं। एक छोटी सी मिसाल से बताता हूं। नोकिया का नाम किसने नहीं सुना? सबने सुना ना, नोकिया फोन सबने सुना। अभी यहां पे कोई एक बंदा बता दे जिसके पास नोकिया का मोबाइल हो। अच्छा, आप अंदाजा करें कि एक वक्त होता था कि हर बंदा नोकिया के मोबाइल के साथ ही चलता था ना। क्या वजह बनी वो डिक्लाइन में आए? इनोवेशन जब हुई, लोगों ने जिद्दत लेके आए अपनी अपनी प्रोडक्ट्स में, तो इनका ना गुरूर था। मैंने आपको बताया ना कि जो बंदा माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट का होता है ना, उसके अंदर गुरूर नहीं आता। उनके अंदर गुरूर था, यार हम कर रहे हैं, हम क्या हम हमारे साथ कोई मुकाबला करेगा, ये माइंडसेट था उनका। उसकी वजह क्या थी? उनका बिजनेस का वॉल्यूम इतना बड़ा था, दूसरी कंपनीज को उन तक पहुंचने में ऐसा लगता था जैसे सदियां लग जाएंगी। ये जो उनके अंदर एक गुरूर आ गया ना, इस गुरूर ने उनको ऐसे डिसीजन लेने से भी रोका। क्यों? क्योंकि जिस बंदे के अंदर गुरूर आ जाता है वो समझता है कि मैं बिजनेस को मैं चला रहा हूं, ये बिजनेस मुझसे चल रहा है। उसके अंदर मैं आ जाती है, उसके अंदर हम वाला जुमला खत्म हो जाता है, हम चला रहे हैं। ऐसा नहीं होता। वो कहता है मैंने बिजनेस चलाया, मेरी ये स्ट्रेटजीज थी, मेरी ये प्लानिंग थी, मैंने तो ऐसा किया, मैंने तो ऐसे ऐसे डिसीजन लिया कि ओहो ये वो जो उसका मैं क्या गिर्द जो दायरा चलता रहता है ना, वो मैं का पुजारी हो जाता है, अपने आप का पुजारी। वो अपने गलत डिसीजंस पे भी जस्टिफिकेशन देने की तरफ चला जाता है। नोकिया वालों का ये मामला था कि वो इनोवेशन की तरफ वो रुझान नहीं रहा उनका, जिस वजह से क्या हुआ कि उनकी सस्टेनेबिलिटी नहीं हुई, उनकी ग्रोथ बढ़ने की बजाय डिक्लाइन पे चलना शुरू हो गई। कस्टमर रिटेंशन, इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटी। जो कस्टमर लॉयल होता है, जो जिस चीज प्रोडक्ट का कस्टमर लॉयल होगा, तो इसका मतलब क्या है कि वो लॉयल कस्टमर क्या होता है कि वो दूसरे की प्रोडक्ट लेता ही नहीं है। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे कुछ लोग बैठे होंगे जो ब्रश है, टूथपेस्ट से, हर कोई अपनी अपनी प्रोडक्ट लेता है ना, लेकिन दूसरा आएगा तो उसको शायद उसका टेस्ट, उसका जायका अच्छा ना लगे। इस वजह से हम जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उन प्रोडक्ट्स के ऊपर हमारे माइंड के सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो सिर्फ उसी से पूरा होता है, दूसरी प्रोडक्ट से नहीं होगा। जैसे कोक पीने वाला सिर्फ कोक को तरजीह देता है, पेप्सी पीने वाला पेप्सी को तरजीह देगा, दोनों अगर ऑप्शंस आ जाए तो। थर्ड नंबर पे आ जाता है कि एम्प्लॉय की डेवलपमेंट। इस पे बात हो गई थी कि आपकी जब एम्प्लॉय की डेवलपमेंट होती है, उनकी ट्रेनिंग होती है, उनकी तरबियत होती है, उनको सिखाया जाता है, उनको ऐसा माहौल प्रोवाइड किया जाता है जिसके अंदर उनके ओवरऑल ग्रोथ माइंडसेट डेवलप होते हैं, तो उस वक्त फिर ओवरऑल प्रोडक्टिविटी डेवलप होती है। अच्छा, कुछ बिजनेस मॉडल को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जी अमेज़ॉन को। अमेज़ॉन एक बिजनेस मॉडल है, इसको अपने पास आप लिख लीजिएगा। ये क्या करते हैं उसके कुछ पॉइंट्स है। सबसे पहले कस्टमर सेंटर्ड स्ट्रेटजीज, कस्टमर सेंटर्ड स्ट्रेटजीज। नंबर 2 पे है स्केलेबल सिस्टम।
नंबर 3 पे है डाइवर्सिफाइड सर्विसेज। डाइवर्सिफाइड सर्विसेज एक्सप्लेन मैं बाद में करता हूं। और लास्ट पे है स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक नेटवर्क। कस्टमर सेंटर स्ट्रेटजीज का मतलब क्या होता है कि वो कस्टमर को सोच के स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि क्या हम ये स्ट्रेटजी बनाएंगे तो कस्टमर को फायदा होगा या नहीं होगा, कस्टमर भाग तो नहीं जाएगा। क्या इसको कहते हैं कस्टमर सेंटर्ड होना, कस्टमर भाग तो नहीं जाएगा। तो हमें ये सारी चीजें हैं जो कस्टमर सेंटर्ड होना, यानी कस्टमर को देख के डिसीजंस लेना, स्ट्रेटजीज बनाना। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है स्केलेबल सिस्टम, कि उनका जो सिस्टम है ना वो स्केलेबल है। हम उसको पढ़ सकते हैं कि क्या ग्रो कर रहा है, कौन सी चीज कितना ग्रो कर रही है, कौन सी चीज कितना बिक रही है। ईच एंड एवरीथिंग इज ऑन अ स्केल। डाइवर्सिफाइड सर्विसेज। डाइवर्सिफाइड सर्विसेज क्या होती हैं कि उनकी सर्विसेज में तकरीबन हर चीज मिल जाएगी। आपको सब्जी चाहिए मिल जाएगी, आपको बैग्स चाहिए मिल जाएंगे, आपको अगर एक एसी चाहिए मिल जाएगा, आपको मोबाइल चाहिए मिल जाएगा, आपको जो भी सर्विसेज चाहिए उनके पास हर सर्विसेज की डाइवर्सिफिकेशन है। और स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक्स का नेटवर्क उनका इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपको पाकिस्तान में बैठ के कोई चीज़ मंगवानी है तो आप अमेरिका से चीज़ मंगवा लेंगे तो वो आपके घर तक पहुंचाएंगे। ये स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक्स है। अमेज़ॉन का बिजनेस सेगमेंट्स जो है स्टडी कर लेते हैं। तो ऑनलाइन स्टोर्स हैं, फिजिकल स्टोर्स भी हैं, नीचे परसेंटेज लिखी हुई है इतने परसेंट ऑनलाइन चलता है, फिजिकल स्टोर्स भी हैं, थर्ड पार्टी सेलर सर्विसेज भी हैं जो कि थर्ड पार्टी के तौर पे काम करती हैं, बिजनेस करती हैं। ठीक है। एडवर्टाइजिंग सर्विसेज हैं कि एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं। अगर आप कहें कि उनकी जो वेबसाइट है उस पर यार मेरी ऐड चले तो आपका ऐड भी उस पर चल जाएगा। सब्सक्रिप्शन सर्विसेज से भी ये पैसा कमाते हैं। कितने परसेंट? 6.98% पैसा वो सब्सक्रिप्शन चार्जेस पे लेते हैं। सब्सक्रिप्शन चार्जेस क्या होते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि मैंने अमेज़ॉन के साथ बिजनेस करना है तो वहाँ पे मेरा अकाउंट खुले तो उस अकाउंट के माध्यम में भी वो कुछ ना कुछ पैसे आपसे चार्ज करते हैं। ठीक है। AWS से 18.32%, बाकी अदर्स में वो 0.79% इनकम जनरेट करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं एप्पल का मॉडल डिस्कस करते हैं। प्रीमियम ब्रांडिंग को ये फोकस करते हैं। इनोवेशन ड्रिवन प्रोडक्ट्स, स्ट्रॉन्ग कस्टमर लॉयल्टी इकोसिस्टम। एप्पल का जो यूजर है वो ऑनर फील करता है, रिगार्ड फील करता है कि मेरे पास एप्पल है, मेरे पास आईफोन है, ऑन करता है कि मैं एप्पल का यूजर हूं। आप अंदाजा करेंगे, पैसे भी लगाए, उनकी प्रोडक्ट भी यूज कर रहा है और साथ ऑनर कर रहा है। ब्रांडिंग कैसे करते हैं? मोबाइल अक्सर आपने देखा होगा पकड़ के ऐसे तस्वीर बनवा रहे होते हैं, देखा कि नहीं? ऐसे अगर आईफोन है किसी के पास जैसे है ऐसे पकड़ के तो ऐसे तस्वीर बनवा रहे हैं। आप अंदाजा करें कि यहाँ पे एप्पल वालों ने किस माइंडसेट के साथ काम किया? प्रीमियम ब्रांडिंग के ऊपर काम किया। इनोवेशन ड्रिवन प्रोडक्ट के अंदर हमेशा जब भी वो नई प्रोडक्ट बनाते तो उसके अंदर इनोवेशन लेके आते हैं। वो पुराने सिस्टम के ऊपर चलने की बजाय कुछ नया लेके आते हैं। जैसे पहले एक कैमरा था, 2 हो गए, 3 हो गए, जो प्रॉब्लम्स आते गए उसका भी नेक्स्ट अगली प्रोडक्ट में वो उसका हल निकालते गए। कस्टमर की लॉयल्टी के ऊपर बात होगी। कस्टमर की जो लॉयल्टी का जो इकोसिस्टम है कि वो कस्टमर उनके लॉयल होते हैं और वो कस्टमर के लॉयल्टी के ऊपर जो है वो कंप्रोमाइज वो भी नहीं करते। इनके जो एक चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है समझने वाली है, थिंक डिफरेंट। वो दूसरों से थोड़ा डिफरेंटली सोचते हैं। बाकी एक फ्लो में चल रहे होते हैं मगर ये कहते हैं कि हम दूसरों से कुछ मुख्तलिफ रहें। नेक्स्ट बिजनेस मॉडल है टोयोटा का। टोयोटा वालों ने जो इन चीज़ों पे गौर किया वो सबसे पहले नोट कर लें। लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है कि जिसके अंदर आप वेस्ट कम से कम कर बनाते हैं और उस वेस्ट को भी कहीं ना कहीं यूटिलाइज करने के ऊपर जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है केज़ीन फिलॉसफी। केज़ीन एक फिलॉसफर था, उसकी फिलॉसफी को ये मद्देनजर रखते हैं। ये मैं आगे बताता हूँ, इसकी पूरी एक स्लाइड बनाई है मैंने। नेक्स्ट आ जाता है कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट। ये इंप्रूवमेंट को कंटिन्यू रखने के ऊपर फोकस होते हैं। ये वो लोग हैं जो कि अभी तक आपने जितने मॉडल देखे इसमें प्रॉफिट की बात आई किसी में? आप अंदाजा करो ये माइंड कहां लगाते हैं अपना। प्रॉफिट की कहानी इनके नजदीक छोटे से दुकानदार वाली कहानी है। प्रॉफिट तो ऑटोमेटिक बात है ना, जब बिजनेस ग्रो करेगा प्रॉफिट आएगी। मगर जो गरीब माइंडसेट के लोग हैं वो प्रॉफिट के ऊपर ज्यादा बैठे होते हैं पांव रख के। लेकिन जो ब्रांड ओरिएंटेड, प्रोडक्ट ओरिएंटेड, ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेसमैन होते हैं वो इस तरह की इनोवेशंस की तरफ जाते हैं। क्या क्या
होगा। ये जितने मॉडल्स आपने देखे, इनकी ये मेन कोर चीज़ें मैंने आपको बता रहा हूँ। इसमें कहीं पर प्रॉफिट की बात है, कस्टमर की लॉयलिटी की बात हो रही है, एम्प्लॉय की लॉयलिटी की बात हो रही है, रिटेंशन की बात हो रही है, ठीक है, फिलॉसफी की जीन फिलॉसफी की बात हो रही है, इंप्रूवमेंट कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट की बात हो रही है, ऑपरेशनल एक्सीलेंस, कि वो जो काम कर रहे हैं ना, काम के अंदर एक्सीलेंस हो, कमाल का काम करें। ये है लीन मैन्युफैक्चरिंग। लीन मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, एंटरप्राइजेस होती है, वो क्वालिटी को इंश्योर करती है, वैल्यू देखती है कि प्रॉफिट भी इतनी ज्यादा ना हो जाए, हमारा कस्टमर है उसके बस में ना रहे। वैल्यू के ऊपर बहुत ज्यादा देखते हैं कि वो इतनी वैल्यू हो कि हमारा जो कस्टमर है वो लॉयल कस्टमर बने। उसके बाद टाइम रिड्यूस, के कम से कम टाइम के अंदर हम उसको प्रोडक्ट को प्रोवाइड करें, कस्टमर ओरिएंटेड होती है। उसके बाद प्रोडक्शन सिस्टम इनका जो ऐसा होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि कम से कम वेस्टेज हो, जो वेस्टेज है उसको भी कहीं ना कहीं यूटिलाइज किया जाए। फिर सप्लाई सिस्टम उनकी बहुत अच्छी होती है, सप्लाई सिस्टम के अंदर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते कि सप्लाई का जो टाइम ड्यूरेशन है वो अगर 15 मिनट का है तो उसको कम करने की चक्कर में पड़े होते हैं, किस तरह कैसे करें। जैसे फीडेक्स की आपको पता है, फीडेक्स कंपनी जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे, जैसे हमारे यहाँ पे टीसीएस है ना, टीसीएस कहते हैं ना, कहते हैं जो रियल मीनिंग ऑफ कीजीन की काई कहते हैं चेंज को, और जीन गुड। फिलॉसफी थी कि चेंज हो अच्छे के लिए, एक्सेप्टेबल है, आप जब चेंज करो अच्छे के लिए चेंज करो, और हर रोज कुछ ना कुछ चेंज करो। नेक्स्ट आ जाता है SWOT, SWOT। S stands for strength, O stands for opportunity, W stands for weaknesses, T stands for threat। ये जो SWOT है ये बिजनेस की ग्रोथ और स्टेबिलिटी के लिए एक मॉडल है। SWOT इसमें क्या है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ भी देखनी है और अपने कस्टमर की स्ट्रेंथ भी देखनी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो प्रॉफिट के चक्कर में इतने हो जाते हैं कि वो ये नहीं देखते क्या बनेगा, वो बस प्रॉफिट के चक्कर में रहते हैं, जबकि उनके जो कस्टमर की स्ट्रेंथ नहीं होती वो चीज़ उस रेट पे बाय करे। इस वजह से कंपनियां फ्लॉप होती हैं, तो उनका बिजनेस ग्रो नहीं करता बल्कि रिसेशन में चला जाता है। फिर अपॉर्चुनिटीज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप बिजनेस की ग्रोथ में और बिजनेस की स्ट्रेंथ में अपॉर्चुनिटी को कभी मिस नहीं करते। अपॉर्चुनिटी मिलती है ग्रो करने के लिए, मगर हम सम टाइम अपने माइंड का उस तरह इस्तेमाल नहीं करते और हम ग्रोथ की तरफ जाने की जो अपॉर्चुनिटी है उसको मिस करते हैं। इसी तरह बिजनेस के अंदर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती हैं कि आप बिजनेस को सस्टेन कर सकते हो या आपका बिजनेस रिसेशन में जा सकता है, वहां आपके डिसीजन की अपॉर्चुनिटी है। आपका एक फैसला आपको, जैसे नोकिया की मिसाल बताई, नोकिया की मिसाल आपको याद है ना, उनका मेन मामला क्या था कि जब एंड्रॉयड फोन आए तो उन्होंने एंड्रॉयड को कहा कि ये क्या है एंड्रॉयड नोकिया से मुकाबला करेगा। लेकिन उस वक्त एंड्रॉयड ने जब आया तो आप देखें कहाँ चला गया, और नोकिया वापस फिर एंड्रॉयड पे आया। कंपनी भी बहुत, उनका तो लॉस की तरफ नहीं हम जा रहे, मगर देखें कि उन्होंने सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी मिस की, फ्लो में नहीं गए। अब आ जाते हैं वीकनेस, अपनी कंपनी की वीकनेस, और अगर हम इस पे फोकस नहीं करते कि हमारी क्या क्या वीकनेसेस हैं, उस पे हमने काम करने की जरूरत है, तो बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। स्ट्रेंथ के साथ वीकनेसेस भी देखनी होती हैं कि मेरे बिजनेस में क्या क्या कमजोरी है, उसको भी हमने कवर करना है। Lastly but not leastly, the very important point is threat. If you are not a good in finding the threat or coming the threat, if you are not a good to identifying the threat जो कि अपकमिंग है, तो आप उस बिजनेस के अंदर ना ग्रो कर सकते हो, ना उस बिजनेस की चेन का पार्ट बन सकते हो। कमिंग थ्रेट क्या है कि अगर आपको नज़र आ रहा है कि यार ये वाली जो हमारी स्ट्रेटजीज है ना, ये वाली ना कुछ सही नहीं जा रही, ये मुश्किल हो सकती है, इसको कुछ ऐसा करें कि ये ना ऐसा ना हो, ये थ्रेट है। अगर हमारा विजन ऐसा नहीं है कि हम उस थ्रेट को आइडेंटिफाई कर सके, दैट इज द क्लियर मीनिंग वी आर इन अ वेरी पुअर पोजिशन, आवर कंपनी वुड बी इन अ रिसेशन। सो वी हैव टू फोकस ऑन
एनी कमिंग थ्रेट, कोई भी किसी भी तरह का, वो फाइनेंशियल थ्रेट हो सकता है, एम्प्लॉयज़ के छोड़ जाने का थ्रेट हो सकता है, एम्प्लॉयज़ की रिटेंशन ना होने का या इंटेंशंस अच्छी ना होने का थ्रेट हो सकता है, आपके जो इन्वेस्टर्स हैं उनके चले जाने का, इन्वेस्टमेंट खींच लेने का थ्रेट हो सकता है। मल्टीपल थ्रेट्स हैं, मगर अगर आप थ्रेट्स को फाइंड आउट करने में अच्छे नहीं हैं, दिस इज क्लियर साइन कि आप बिजनेस में नुकसान उठा सकते हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यह है कि जैसे जैसे डिजिटलाइज हो रही है दुनिया, वैसे वैसे डिजिटलाइज होते जाए। जैसा कि पहले होता था, हर बंदा आता था, रजिस्टर पे हाजिरी लगाता था। डिजिटलाइजेशन क्या है कि अब कैमरे ऐसे आ गए हैं कि जो जो आएगा उसकी अटेंडेंस लगती जाएगी। पहले क्या था, रजिस्टर पे लिखते थे, उसके बाद अंगूठा लगाते थे। ऐसा सिस्टम आ गया कि जो कैमराज है ना वो आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन बंदा आया, उसकी अटेंडेंस लग गई, कौन कितने बजे आया, कौन कितने बजे गया। तो ये होती है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बिजनेस की ग्रोथ में और बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी में। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनके भी होते हैं। रिस्क मैनेजमेंट, दिस इज वेरी मेन एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है, जो आपके फाइनेंशियल रिजर्व्स हैं इनको आपने मैनेज करना होता है। इसका रिस्क हाई होता है, जब आपकी फाइनेंस खराब होते हैं तो आपका बिजनेस नुकसान पे जा सकता है। डाइवर्सिफिकेशन की बात हम पहले भी कर चुके हैं। डाइवर्सिफिकेशन क्या है कि हमने जिद्दत भी लेके आनी होती है। अपने कारोबार में जिद्दत नहीं लेके आएंगे तो फिर हम ऑन रिस्क हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट में डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर भी काम करना बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी जिद्दत के ऊपर भी पहले जो चीज़ें चल रही हैं उनमें इंप्रूवमेंट भी लेके आए। क्राइसिस प्लानिंग, पहले से प्लानिंग करके बैठे कि क्राइसिस अगर आ जाए तो हम क्या करेंगे। क्राइसिस जब आते हैं तो आमतौर पे कंपनी रिसेशन में जाती है। रिसेशन क्या कहते हैं, जब चीज़ें बेच के चीज़ें ऑफिस की एक्सपेंस चला रहे होते हैं, वो रिसेशन होती है। तो क्राइसिस में इस तरह की गेम होती है। तो ये अच्छी मैनेजमेंट क्राइसिस से निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है। साइबर सिक्योरिटी आजकल चूंकि एआई और वेब का ज़माना है तो साइबर सिक्योरिटी भी रिस्क मैनेजमेंट में आती है कि अगर आपका साइबर सिक्योरिटी का सिस्टम अच्छा है तो आपको कम से कम रिस्क महसूस होगा, कम से कम रिस्क उठाना पड़ेगा। रिस्क कहते हैं खतरे को। एक्शन प्लान, करें क्या। एक्शन प्लान मतलब होना क्या चाहिए, क्या करें। सबसे पहले है गोल सेट करें, करना क्या क्या है, ये करूंगा, मैं वो करूंगा, एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग करवाऊंगा, जिनकी इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास हैं उन लोगों को हम किस तरह इंगेज रखें, इन्वॉल्व करें। इन्वेस्ट इन एम्प्लॉयज़, एक्शन प्लान में आपकी कंपनी की ग्रोथ में और कंपनी की सस्टेनेबिलिटी में इंपॉर्टेंट रोल होता है जब आप अपने एम्प्लॉयज़ पे इन्वेस्ट करते हैं। एम्प्लॉय पे इन्वेस्टमेंट करने का मतलब फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी है, टाइम इन्वेस्टमेंट भी है, उनका नॉलेज एनहांस करना, ग्रो करना, ये सारी इन्वेस्टमेंट्स उसमें आ जाती हैं। फिर जो कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारा का सारा क्रेडिट गोज टू योर सेल्स पर्सन, जो आपकी टीम है। ये वो पूरी डोमेन इतना बड़ा, देखें पूरे 5 पिलर्स में से एक पिलर पूरा सेल्स टीम के एरिया में आ जाता है, जिसमें क्या है कि आपने एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करना है। किससे, आपके जो कस्टमर्स हैं। आपके कस्टमर तो वही दुकानदार होते हैं ना, जो रिटेलर्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट 4 पे आ जाता है मॉनिटर परफॉर्मेंस को भी मॉनिटर करना है आपने। जो परफॉर्मेंस है किसकी, अपने एम्प्लॉयज की। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट क्या है, इनोवेशन लेके आना या इनोवेट करना कॉन्टिन्यूसली इनोवेशन की तरफ जाना। ऐसा नहीं है थोड़ा इनोवेशन आई है उसके बाद बैठ गए, यार छोड़ो, इन्वेस्टमेंट होती है, पैसा लगता है, टाइम लगती है, मेंटल फटीग बहुत है यार ये नया कुछ करने में। नया कुछ करने का मतलब है बिजनेस ग्रोथ की तरफ माइंड जाना। तो बिजनेस ग्रो करने के लिए आपकी इनोवेशन का कॉन्टिन्यूसली चलते जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया जी। कंक्लूजन में आ जाते हैं, जो हम समराइज करते हैं। उससे पहले थोड़ी रिसर्चेज का बता देता हूं, फिर कंक्लूजन पे आ जाते हैं ताकि आखिरी स्लाइड हो जाए। रिसर्चेज में क्या होता है, रिसर्च एरिया क्या है, एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग जब होती है तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो पड़ता है प्रोडक्टिविटी पे, और वो इम्पैक्ट होता है 24% इम्पैक्ट पड़ता है। ये रिसर्चेस बता रही हैं कि 24% आपके बिजनेस की ग्रोथ में और सस्टेनेबिलिटी पे असर पड़ता है जब आप अपने एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग करते हैं। ये वो एरिया है जिस पे हम लोग इतना गौर नहीं करते। हमारे यहाँ तो इतना ज़्यादा सोसाइटी में इतना नहीं होता, लेकिन 24%, 100 में से 24% ये है। डिजिटल मार्केटिंग जिस पे भी हम काम नहीं करते,
ये 40% हमारी ग्रोथ करता है। छोटी सी मिसाल से बताता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग, घर में बहुत ऐसे लोग बैठे होते हैं जिनके पास लाखों रुपया बैठे पड़ा होता है, तो यार मैं क्या कर लूँ, मैं क्या कर लूँ, मैं क्या कर लूँ। डिजिटल मार्केटिंग हुई हो, ऊपर लिखा हो वी आर फाइंडिंग अ गुड पार्टनर, वी आर फाइंडिंग अ पर्सन हु कैन इन्वेस्ट इन आवर कंपनी एंड वी विल पे बैक हिम इतने इतने पैसे, तो वो जो बंदा बैठा है ना वो कांटेक्ट करेगा, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपकी पार्टनरशिप करना चाह रहा हूँ, मुझे क्या मौका मिलेगा, बैठ के बात कर सकते हैं, हाँ जी मोस्ट वेलकम, आप आए। फिर आपको प्रॉपर एक ऑफिस उसके लिए भले अलग बनाना पड़े, आपके पास इन्वेस्टर्स इतने आएंगे कि आपको उधर से पैसा ऐसा आता जाएगा। जब पैसा आएगा, मैनेजमेंट तो आप पहले ही चला रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये वो मेन पॉइंट है जहाँ पे आमतौर पे हम क्या करते हैं कि हम समझते हैं कि बंदा, इसको कहते हैं माउथ पब्लिसिटी या वर्बल पब्लिसिटी, बंदा बंदे से जाके मिलता है, कहता है यार तुम्हें इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो फलानी कंपनी है उसमें कर लो। लेकिन डिजिटल का ज़माना है, डिजिटल में इसमें क्या कोई वो शर्म की बात थोड़ी है। इन्वेस्टमेंट करना चाहता है कोई, हमारे साथ पढ़ना चाहता है, अगर फाइनेंशियल अपनी स्ट्रेंथ बेहतर करना चाहता है तो कम एंड हैव अ सिट विद, कम हैव अ कन्वर्सेशन विद अस, वी विल गिव यू अ वेरी गुड प्लान। द प्लान यू मे इंक्रीज योर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। उसके बाद है कस्टमर रिटेंशन, प्रॉफिटेबिलिटी। इस अगर कस्टमर की रिटेंशन के ऊपर हम जाएंगे ना, कस्टमर की लॉयल्टी के ऊपर जाएंगे, कस्टमर फोकस्ड होंगे, कस्टमर को फायदा क्या क्या हम पहुंचा सकते हैं, उस माइंडसेट के ऊपर जाएंगे, तो 25% प्रॉफिट जो बिजनेस हमारा चलता है, ग्रो करता है, वो 25% इस एक डोमेन के ऊपर चलता है जहां पे हम कस्टमर के ओरिएंटेड होते हैं। इनोवेशन जब करते हैं तो उसमें 35%। यहां हम सारों के ओवर देखें तो सबसे ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग और दूसरे नंबर पे है इनोवेशन। डिजिटल मार्केटिंग इसलिए सबसे ज्यादा कि जहां से पैसा आएगा, जब पैसा आएगा तो मैनेजर तो आप सारे बैठे हुए हैं, मैनेज तो पहले भी कर रहे हैं। जहां पे आप 1 करोड़ को मैनेज कर रहे हैं, वहां पे आप 10 करोड़ को भी मैनेज कर सकते हैं। क्लियर? ओके जी, थैंक यू वेरी मच जी। और कोई सवाल जवाब है तो कर लें, फिर मैं इसको सारे को समराइज करता हूं। नो करूं समराइज? आज का जो हमारा बुनियादी तौर पे सेशन था वो था बिजनेस की ग्रोथ और बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। बिजनेस की ग्रोथ कैसे कैसे की जा सकती है उसके ऊपर हमारी बात हुई, और उसकी सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बात की कि किस किस तरह हम बिजनेस को सस्टेन रख सकते हैं। बिजनेस को ग्रो करना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, कीप इन माइंड। उस जगह पे खड़े रखना, सस्टेन रखना, कामयाब रखना और लॉन्ग टर्म चलते जाना, ये ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया जी? आज के लिए इतनी है, कोई सवाल है तो पूछ लें, अदरवाइज अल्लाह हाफिज़।